हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का पहला सेशन। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के विकास और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में। तो आइए एक नज़र डालते हैं। तो कहानी प्रारंभ होती है सन 1600 ईस्वी से। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा यानी भारतीय संविधान के विकास का प्रारंभ भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के समय से ही प्रारंभ हो चुका था। तो 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्रारंभ में जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो उनका उद्देश्य यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य था, उनका केवल व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और यहाँ के राजाओं की आपसी फूट को देख करके और आपस में यहाँ उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ के शासक जो थे, क्षेत्रीय शासक थे, उनमें एकता का अभाव था। उसको देखते हुए उन्होंने अपने दिमाग में एक चीज़ की कल्पना की कि हम यहाँ पर क्षेत्रीय शक्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। तो प्रारंभ में जब अंग्रेज़ आए थे तो उनको महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार मिले हुए थे। जैसा कि यहाँ पर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके आगे के नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा उनको भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सन 1765 में कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए। और इन दीवानी अधिकारों को प्राप्त करने में जो योगदान था, मुख्य योगदान, वो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय का था, जिसने 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान कर दिए। 1765 से पहले यानी 1765 से पहले जो अंग्रेज़ थे भारत में, या जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कार्य केवल और केवल भारत में व्यापार करना था। लेकिन 1764 में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा दीवानी यानी कि न्यायिक अधिकार प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज़ों को एक क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ से प्रारंभ हो गई थी। फिर उसके बाद में होता है 1858 में सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह हो जाने के बाद में यहाँ की परिस्थितियाँ, भारत की अंग्रेज़ों के समय की जो परिस्थितियाँ थी वो थोड़ी बिगड़ने लगी। तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के सम्राट ने ये महसूस किया कि अब भारत के शासन को उसे अपने हाथों में ले लेना चाहिए। तो 1858 में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, और जो कि कब तक चलता रहा, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तब तक ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में अनवरत चलता रहा। भारतीय संविधान पर ब्रिटिश काल का एक गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिश काल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनका एक प्रतिबिंब भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, और उसी कालक्रम को यहाँ पर दो भागों में विभाजित करके उसके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि कंपनी का शासन, जो कि 1773 से लेकर के 1858 तक रहा, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन के शासन से यहाँ पे तात्पर्य है ब्रिटेन के सम्राट का शासन। तो कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक चला था, उस कालक्रम के अंतर्गत यानी कि 1773 से 1858 के काल के अंतर्गत कौन कौन से विशेष परिवर्तन, कौन कौन से विशेष एक्ट, कौन कौन से अधिनियम लाए गए या पारित किए गए, और उनमें कौन कौन से प्रावधान थे, ये हम आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में कौन कौन से प्रावधान दिए गए थे। अच्छा, प्रावधानों पर नज़र डालने से पहले हम ये देखेंगे कि देखो, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, रेगुलेटिंग एक्ट कब अस्तित्व में आया। तो आपका उत्तर होगा 1773, यानी कि इसकी जो टाइम पीरियड है उसको भी ध्यान में रखते चलें।
तो इसमें सबसे पहले क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कंपनी के शासन के लिए सबसे पहले लिखित संविधान का प्रावधान किया गया। यहाँ लिखित संविधान के प्रावधान से तात्पर्य ये नहीं है कि ये भारत का संविधान था, यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान, इसका मतलब था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन की प्रक्रिया कौन कौन सी होगी, उसके नियमों का एक मसौदा तैयार किया गया था, उसी को यहाँ पर लिखित संविधान कहा जा रहा है। यानी कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान की जो बात की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही की गई थी। इसके अतिरिक्त मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। तो 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसमें क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था, यानी इन तीनों में गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर, लेकिन क्या किया गया कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उन्हें किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इसके साथ साथ ही बंगाल के गवर्नर को पदनाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल यानी बंगाल के जो गवर्नर होते थे उनको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो 3 प्रेसिडेंसी थी उनका चीफ गवर्नर यानी गवर्नर जनरल किसको कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा। इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन सा था, वारेन हेस्टिंग्स। यानी हम बोल सकते हैं कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये तो हो गया वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल। और इसकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, जिसमें कितने सदस्य होते थे, 4 सदस्य होते थे, जो कि गवर्नर जनरल के मामलों में उसकी सहायता करते थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता में सुप्रीम यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कब की गई थी, 1774 में की गई थी। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो आपका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई तो इसके लिए एक सर्वोच्च न्यायाधीश चुने गए थे जिनका नाम था एलिजा इम्पे। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इनकी सहायता के लिए की जाती थी। आइए एक बार फिर से दोबारा से नज़र डाल लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन से प्रावधान दिए गए थे कि कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और सबसे पहला गवर्नर जनरल इस परिप्रेक्ष्य में कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। इसकी सहायता के लिए यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करके एक परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद को क्या कहा जाता था, कार्यकारी परिषद कहा जाता था। इसके अलावा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई और कब की गई, 1774 में की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे और एलिजा इम्पे के अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी इसमें की गई थी। इसके अलावा कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार और भारत के लोगों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। यानी व्यापारियों को निजी व्यापार यानी कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी लेकिन कंपनी का कोई भी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकता था, व्यक्तिगत रूप से व्यापार करके लाभ नहीं कमा सकता था और भारत के जो नागरिक थे, लोग थे, उनसे किसी भी प्रकार की रिश्वत और उपहार नहीं ले सकता था। इस सब पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया था। यानी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके अंतर्गत क्या हुआ था, कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया था। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थी, ये थी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। क्या थी ये, एक निकाय था कंपनी का जो कि मतलब कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, यानी कि जो शासन चलाया जाता था कंपनी का वो इसी
गवर्निंग बॉडी के नियमों के आधार पर चलाया जाता था। इसके बाद में बात करते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि आया था 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको क्या कहा जाता था? इसको बंदोबस्त कानून भी कहा जाता था, बंदोबस्त कानून भी कहा जाता था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट आप नाम से समझ रहे होंगे, सेटल करना, सेटलमेंट करना यानी बंदोबस्त करना। अच्छा, मुख्य रूप से प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781, उसको अस्तित्व में क्यों लाया गया था? वो किस मेन पर्पस के लिए एक्ट लाया गया था? तो वो था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए बंदोबस्त कानून 1781 लाया गया। यानी 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया। इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? इसमें प्रावधान थे कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी हेल्प करने के लिए जो भी काउंसिल होती थी, 4 सदस्य होती थी वो, और राजस्व वसूली यानी टैक्स वसूलने संबंधित जितने भी मामले थे, यानी कौन कौन से मामले? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से संबंधित मामले, इसके अलावा राजस्व वसूली से संबंधित मामले, इन सभी मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल के कार्यों में, उसकी काउंसिल जो कार्यकारी परिषद होती थी उसके मामलों में, टैक्स वसूली यानी राजस्व संबंधी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय पर कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक लग गई। यानी सर्वोच्च न्यायालय को एक अन्य कार्य करने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया। वो ये था कि जितने भी कंपनी के कर्मचारी हैं उनका कोई भी वाद या मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता था, या सुप्रीम कोर्ट कंपनी के किसी भी कर्मचारी पर कार्यवाही नहीं कर सकता था। आदेश या कानून लागू करने एवं उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। किसके द्वारा? एक इसकी बात हो रही है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी महसूस हुई थी। आदेश या कानून लागू करने या उनका क्रियान्वयन करते समय भारत के लोगों की सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी थी, हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, उनका कोई भी मुकदमा या वाद जब भी न्यायालय के अंतर्गत जाता था तो वहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस बात को प्रकाश में लाया गया कि इनके विषय में कोई भी निर्देश देने से पहले, कोई भी फैसला देने से पहले इनके सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का बेहद ध्यान रखा जाए। इसके बाद में आता है एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। ये ज़्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें दो मुख्य चीज़ें आती हैं, इसलिए इसमें वो आपके सामने दे दी गई हैं कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इससे पहले कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद में 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जब इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसने दो मांगें रखी अपनी कि मुझे ये दो मेरी मांगें पूरी करेंगे तब मैं आगे की जो भी क्रियाकलाप हैं उन्हें करूँगा। तो इसकी दो मांगें कौन कौन सी थी कि विशेष परिस्थिति में काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कौन सी सिचुएशन आ जाए, जैसा कि ये उचित समझे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो उसने ये कहा कि जब मैं उचित समझूं या जब मुझे ऐसा लगे कि मैं अब काउंसिल के निर्णय को नहीं मानूंगा, कोई ऐसा निर्णय आ जाए जो मुझे पसंद नहीं हो, तो मैं उस निर्णय को न मानूं, ऐसा मुझे अधिकार दे दिया जाए। और दूसरा मांग क्या थी इसकी कि कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे दे दिया जाए, कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे दे दिया जाए। ये दोनों बातें 1786 के एक्ट के द्वारा प्रकाश में लाई गई। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। वैसे 1786 और 1784 मैंने यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट को बाद में रखा है और इन दोनों एक्टों को मैंने पास रखा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो 1793 का चार्टर एक्ट है, इसमें जो कुछ बातें हैं वो इससे संबंधित हैं, तो एक लिंक बन जाएगा इन दोनों का, इसलिए मैंने इसको पहले रख दिया है। इसको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।
चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के प्रावधानों में क्या प्रभाव पड़ा कि जैसा कि आप देख चुके हैं कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 मांगें रखी थी। कौन कौन सी मांगें रखी थी? कि विशेष परिस्थिति में उसे काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार दे दिया जाए, और दूसरा, इस पद के साथ साथ यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का पद भी मुझे दे दिया जाए। तो इसका परिणाम क्या निकला था? इसका परिणाम ये निकला कि जो मांग लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी थी कि मैं समय समय पर जब मुझे लगेगा मैं काउंसिल के निर्णय को नहीं मानूंगा, तो जो निर्णयों को मानने की शक्ति थी भविष्य के सभी गवर्नर जनरल तक विस्तारित हो गई। मतलब ये अधिकार इसने अपने लिए लिया था, लेकिन इसको फिर जैसे जैसे समय बीतता गया भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों तक इसको विस्तारित कर दिया गया। दूसरा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे या उसके जितने भी कर्मचारी थे उनको वेतन पहले कहाँ से दिया जाता था? उनको पहले वेतन ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता था, लेकिन फिर उसको यानी चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा इनका वेतन भी भारत में जो टैक्स वसूला जाता था, भारतीय लोगों से जो कर वसूला जाता था, उसी से क्या इनके सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन दिया जाने लगा। इसके बाद में आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया, तो आपका उत्तर होगा 1784। अब हम बात करेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान थे। सबसे पहली चीज़ ये है कि पिट्स मतलब पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स के द्वारा एक भारत अधिनियम। तो पिट्स से यहाँ क्या तात्पर्य है कि ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के तत्कालीन यानी उसी समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द्वारा इसे ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया, इसीलिए इसको नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अच्छा, इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले अलग अलग कर दिए गए, पृथक कर दिए गए। जो व्यापारिक मामले थे वो किसके अंतर्गत आएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत। व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए किसका गठन किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसको क्या बोला जाता था? निदेशक मंडल। राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जिसको बोलते थे नियंत्रण बोर्ड। अब यहाँ से जो मुख्य बात है निकल के आती है, जो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई थी या संकल्पना आई थी वो किस एक्ट के द्वारा आई थी? वो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा आई थी। कैसे कि पहले व्यापारिक और राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को बिल्कुल पृथक कर दिया गया। व्यापारिक मामले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल के अंतर्गत आ गए, और राजनीतिक मामले जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आ गए। इस प्रकार से भारत में दोहरी शासन प्रणाली देखने को मिली। यानी यहाँ बोल सकते हैं हम कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत भी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आती है। कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया इसी एक्ट के द्वारा, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जितने भी क्षेत्रों पर कंपनी का शासन था या जितने भी क्षेत्र कंपनी के अधीन आते थे उनको क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी एवं प्रशासन संबंधी कार्यों पर संपूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी उसके प्रशासन संबंधी जितने कार्य थे उन पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। और गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी, गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के कार्यों की देखरेख या उसकी सहायता के लिए 4 अन्य सदस्यों को मिलाकर के एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता था। तो उसमें जो 4 सदस्य संख्या होती थी उसको घटा करके 3 कर दिया गया। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से
जो सदस्य संख्या 4 होती थी उसको घटा करके 3 कर दिया गया। तो किसके द्वारा कर दिया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कर दिया गया था। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट 1833 और 1854 के बारे में। इसी के साथ में हमारा जो 2 सेगमेंट में हमने इस चीज़ को बांटा है, यानी कि कंपनी का शासन और ब्रिटिश क्राउन का शासन, तो कंपनी के शासन वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश क्राउन के शासन की तरफ, और इसी में हमें भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बहुत मुख्य बिंदु देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।